हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। ओके, आपने 2014 का पार्ट 1 का सोल्यूशन देख लिया होगा। सो दिस विल बी द पार्ट 2 फॉर द गेट 2014 सोल्यूशन। सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को स्टार्ट करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, एक एनईटी टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें क्या है क्वेश्चन, द वैन डर वाल कांस्टेंट ए एंड बी का वैल्यू दिया हुआ है और द वैल्यू ऑफ आर दिया हुआ है आपको 0.083 बार पर डीएम क्यूब। आपको आर की वैल्यू दी गई है और उसके बाद इफ़ 1 मोल ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज कन्फाइंड इन अ वॉल्यूम ऑफ 0.15 लीटर एट 300 केल्विन एंड प्रेशर इन बार आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको सिंपल क्या यूज़ करना है, वैन डर वाल इक्वेशन यूज़ करना है और सॉल्व करना है। सो ये आपको क्या है, टिपिकल गेट क्वेश्चन है, जिसमें आपको बहुत सारे कैलकुलेशंस करने हैं, सॉल्व करना है। तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चन गेट देता है जिससे आपको कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक्स हो और आपका आंसर रॉन्ग हो जाए। हालांकि यहाँ पे आपको एनईटी टाइप क्वेश्चन है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या आपको सारे के सारे कांस्टेंट वैल्यू दी गई है। आर की वैल्यू क्या दी है, बार पर डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। तो ये सारी वैल्यू दी गई है, ठीक है। 1 मोल ऑफ गैस है। तो लेट्स सी द फार्मूला फॉर दिस इज़ द फार्मूला। हम क्या करेंगे, सारे वैल्यूज़ पुटअप करेंगे एज इट इज़। तो आर की वैल्यू है 0.083 और ए की वैल्यू है 3.64, वी की वैल्यू है 0.15 लीटर और सारी यहाँ पे वी की वैल्यू 0.015, बी की वैल्यू है 0.04। तो सारी वैल्यू रखने के बाद हमें क्या पता चलेगा, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो जस्ट इसका सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे 249। यहाँ पे डिफरेंस लेंगे सिंपल 0.11 और यहाँ पे हम 15 का स्क्वायर ले लेंगे 0.0225। और गेट कैलकुलेटर का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें फाइनल जो आंसर मिलने वाला है वो मिलेगा हमें 64.586 बार, जो कि रेंज हमें दिया गया था 60 to 66 बार के रेंज, ठीक है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन सेकंड, इट इज क्वेश्चन नंबर 28। ये आपको क्वेश्चन नंबर डॉट ऑफ प्रेशर अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट दिया हुआ है ग्राम पर लीटर ऑफ अ पॉलीमर इज कंस्ट्रक्टेड। हमने क्या किया, एक प्लॉट बनाया, ग्राफ बनाया। स्लोप ऑफ द प्लॉट विल बी व्हाट। अभी स्लोप पूछा हुआ है तो हमें सिंपल मालूम होना चाहिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन के बीच में रिलेशन क्या होता है और उसके बीच में जो भी कांस्टेंट टर्म होगा दैट विल बी द स्लोप। सो हम देखते हैं दिस स्लोप क्या बोला है इसने, कि स्लोप इंक्रीज विद टेम्परेचर होना चाहिए, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, increases with increase in molar mass of polymer, decreases with decrease in the concentration of polymer और decreases with increase in the temperature। तो आपको पूछा हुआ है तो सिंपल हमें क्या देखना है, सिंपल फॉर्मूला देखना है। तो ये रहा फॉर्मूला, पाई इक्वल टू CRT। आपको बोला है कि अगर हम C की वैल्यू देखेंगे तो N/V होता है कॉन्सेंट्रेशन का जो फॉर्मूला है। कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। और उन्होंने जो यूनिट दिया हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर अगेंस्ट हमें क्या देना है, कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर का मतलब होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। तो इसको हमें एक्स एक्सिस लेना है, उसको हमें वाई एक्सिस लेना है और बाकी के जो टर्म होंगे वो क्या होंगे, स्लोप होंगे। इट इज़ अ सिंपल ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, स्लोप हमें मिलेगा RT/m। तो हमारा जो स्लोप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होगा, मीन्स स्लोप विल इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। और या फिर क्या हो सकता है कि स्लोप इज़ व्हाट, डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मोलर मास, ठीक है। तो या फिर क्या हो सकता है कि स्लोप विल इंक्रीज विथ डिक्रीज इन द मोलर मास। तो इसमें जो ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें आपको दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑप्शन ही दिया है कि इंक्रीजेस विथ
इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो स्लोप हमारा क्या हो रहा है यहाँ से, इंक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है कि द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इज इमर्स्ड इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग 0.01 मोलार Fe2 प्लस एंड 0.1 मोलार Fe3 प्लस। इट्स पोटेंशियल इज फाउंड टू बी, इसका पोटेंशियल दिया हुआ है अगेंस्ट SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस कंसिडरिंग द एक्टिविटी कोफिशिएंट टू बी इक्वल टू यूनिटी। तो एक्टिविटी कोफिशिएंट नहीं कंसिडर करना है, यहाँ पे 1 कंसिडर कर लेना इसको, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में जो होता है वो सारी चीज़ें क्या होती है, 1 होती है। द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe3 प्लस इज व्हाट इंक्रीज टू 1 मोलर। तो हमें क्या पूछा है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पे कि हमें अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया तो पोटेंशियल में चेंजेस क्या आने वाले वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हमने, तो इसके लिए हमें सिंपल हमें क्या मालूम होना चाहिए, नॉर्स इक्वेशन पे ये क्वेश्चन है, तो नॉर्स इक्वेशन हमें पता होना चाहिए फॉर एनी इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे क्या है, एक रिडॉक्स इलेक्ट्रोड होगा, मीन्स Fe2 प्लस से Fe3 प्लस में कन्वर्जन होगा। तो यहाँ पे आपका इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। इसमें हमें सबसे पहले क्या करने है कि यहाँ से ये आपका एक जो इक्वेशन है Fe3 प्लस से Fe2 प्लस में कन्वर्जन होता है, दैट इज सिंपल रिडक्शन हुआ है। तो उसका जो पोटेंशियल दिया हुआ है, इसका जो पोटेंशियल होगा आपको, इसका पोटेंशियल क्या होगा 0.77 होगा। क्यों, क्योंकि अगर नॉर्स इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ से क्या होगा आपको Fe2 प्लस का और Fe3 प्लस का दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगी, क्वांटिटी 1 हो जाएगी, तो log 1 0 होता है, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका जो ई सेल होगा वो E0 के इक्वल होगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे ई सेल जो है आपका E0 के इक्वल है और उसका आंसर क्या है आपका 0.77 वोल्ट है। तो इस केस में हमें ई सेल मिल गया है। तो अब हमें ई सेल मिल गया है, तो ई सेल दैट इज़ E0 सेल, तो E0 सेल हमें मिल गया। अभी आपको पूछा है कि नेक्स्ट जो अपने क्या किया, अभी हमने क्या किया कि कॉन्सेंट्रेशन को Fe3 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया और Fe2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है उतना ही है, लेकिन हमने क्या किया उसको चेंज कर दिया, 1 मोलर कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, उसके केस में आपका जो नॉर्स इक्वेशन है थोड़ा सा चेंजेस होने वाले हैं। तो यहाँ पे उसकी जो वैल्यूज़ है कॉन्सेंट्रेशन की चेंज हो जाएगी। तो Fe2 प्लस की वैल्यू 0.1 मोलर ही है, लेकिन Fe3 प्लस की वैल्यू चेंज होगी तो 1 हो गई। तो हम क्या करेंगे, ई सेल की वैल्यू हमने अभी भी निकाला है, E0 सेल की वैल्यू स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल, तो ये 0.77 आया है और Fe2 प्लस की वैल्यू 0.1 है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल यहाँ पे -1 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमें क्या मिलने वाला है, सेल पोटेंशियल हमें मिलेगा 0.8292। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर होगा 0.8292 वोल्ट। सो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ हमें क्या करना है, कोरिलेट करना था 2 सेल से। सो इसका मतलब हमें E0 सेल हमें नहीं दिया था, हमें E0 सेल निकालना था। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन अनदर NAT टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है कि एक आपका सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। सॉलिड स्टेट से आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं। मोलिब्डेनम क्रिस्टलाइजेस इन अ BCC स्ट्रक्चर विद अ यूनिट सेल डायमेंशन 0.314, ए की वैल्यू दिया है यहाँ पे, एज लेंथ। कंसिडरिंग द एटॉमिक मास ऑफ द मोलिब्डेनम इज व्हाट 96 इन डेंसिटी। तो जनरली गेट हो या फिर IIT जैम हो, वहाँ पे वो क्या करते हैं, यूनिट के साथ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि आपका जो आंसर आता है वो थोड़ा सा चेंजेस आता है। तो यहाँ पे जो यूनिट डेंसिटी का दिया हुआ है kg/m³, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और जो भी आप मास लेने वाले हैं उसको kg में लेना पड़ेगा, तो भी आपका आंसर आने वाला है। तो हमें क्या करना है, सिंपल डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको ए की वैल्यू दी गई है, तो हमने क्या किया, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया फॉर सिंप्लीफाइड वर्जन के लिए। और उसके बाद Z की वैल्यू क्या होती है, FCC के लिए 2 होती है, और जो मोलिब्डेनम का मास है वो क्या है 96, एटॉमिक मास 96 ग्राम पर मोल होता है। तो जनरली हम क्या कर सकते हैं, इसको kg में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ अभी सारी वैल्यूज़ हम पुटअप करेंगे यहाँ पे, तो ये kg हो गया
और ये मीटर, और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.022 × 10⁻23। सारी वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आंसर यहाँ से 192/86। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको आपको आंसर मिलने वाला है 10298 kg/m3 डेंसिटी मिल जाएगा। और रेंज हमें क्या दिया था 10,000 से लेके 10,500 के बीच में रेंज दिया गया है। ठीक है, सो दिस विल बी द सोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 में क्या दिया हुआ है, ये आपका मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू स्टेट्स। आपको दो स्टेट्स पे क्या है मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूट हुए, मतलब उसका रेशियो दिया हुआ है, मतलब Nj/N0 की वैल्यू दी गई है। डिफरेंस इन द एनर्जी आपको पूछा है ऑफ टू स्टेट्स, तो डिफरेंस पूछा है मतलब डेल्टा ई का वैल्यू पूछा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, बोल्ट्जमैन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। बोल्ट्जमैन रेशियो का फॉर्मूला होता है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको Nj/N0 e⁻ डेल्टा E/kBT, kB क्या आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो हम क्या करते हैं, जनरली डीजेनरेसी दिया रहता है dG1/G2, ठीक है, हायर लेवल के लिए, और तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू रेशियो की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे डेल्टा ई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻23, और टेम्परेचर क्या दिया है 300 केल्विन। तो हम क्या करेंगे, इसको सारी की सारी वैल्यूज़ पुटअप करेंगे, और e⁻ फॉर्म में तो हम नेचुरल लॉग ले लेते हैं ताकि वो सिंप्लीफाइड हो जाए, और हमें जो फाइनली जो आंसर मिलने वाला है वो क्या है का 39.98, जो हमें रेंज दिया गया 38 से लेके 42 kJ/mol। ठीक है, तो जनरली यूनिट जो है आप ध्यान से देखेंगे, यूनिट जो होता है वो यूनिट के साथ आपको सॉल्व करना है ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना आए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है 32 में आपका थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, सिंपल कार्नोट साइकिल का। तो कार्नोट साइकिल में आपको दिया एफिशिएंसी दिया हुआ है 55%। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द रिजेक्टेड स्टीम 105 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर आपको रिजेक्टेड स्टीम का दिया है, मतलब आपको सिंक का दिया हुआ है। एंड देन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द इनपुट, तो आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर पूछा हुआ है, मीन्स इनपुट का पूछा है, मीन्स हमने इनपुट दिया रिजर्वायर से कितना हीट दिया और टेम्परेचर कितना दिया वहाँ से हमें देखना है। तो दैट इज़ T2 हमें फाइंड आउट करना है। T1 आपको दिया हुआ है, तो हम फॉर्मूला यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, T2 निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ईटा इज इक्वल टू 1 - T1/T2। तो T1/T2 बोलो 1 - ईटा की वैल्यू दिया हुआ 0.55, तो T1/T2 क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, जो ईटा की वैल्यू है 0.45, जो डिफरेंस था वो आया आपका 0.45 आ गया। अब यहाँ से और T1 की वैल्यू है, अगर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे 105 को, तो हमें मिल जाएगा आपका 378 केल्विन मिल जाएगा। तो हम इसको जब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर जो मिलने वाला है 840 केल्विन मिलेगा। रेंज आपको 830 से लेके 850 तक दिया था। ठीक है, तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद है आपका अगेन आपका थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि of the following plot correct representation of the chemical potential against absolute temperature for the substance। तो आपको दिया हुआ है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के लिए आपको एक प्लॉट दिया हुआ है, आपको पूछा है केमिकल पोटेंशियल। तो जल्दी आपने देखा होगा कि कोई केमिकल पोटेंशियल वर्सेस जो पोटेंशियल कौन कौन से होते हैं, जो हम मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर में जो पोटेंशियल होते हैं, जो मिडिल पार्ट में होते हैं वो स्क्वायर होते हैं, वो जनरली क्या होते हैं आपके पोटेंशियल होते हैं। तो वो जो उसकी वैल्यू अगर हम उसका रेशियो लेते हैं वो दैट इज़ सपोज डेल्टा जी हो सकता है, और क्या हो सकता है डेल्टा एच हो सकता है, और डेल्टा यू हो सकता है, और डेल्टा ए होता है। ये सारे के सारे क्या है, सारे सारे पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल और जो कॉर्नर पे होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। तो उसके सोल्यूशन में आप देखेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने देखा तो ये क्या आपके सारे के सारे पोटेंशियल हैं। तो आपने अगर प्लॉट किया ग्राफ को, इस पोटेंशियल किसी भी पोटेंशियल को आप ले सकते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको म्यू टी
अपॉन टी। तो ये आपको समझो, ये इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप क्या होगा, वो स्लोप आपको देखना है। तो हमने क्या किया, डेल्टा जी अपॉन टी ले लिया, ठीक है। डेल्टा जी, हम डेल्टा ए अपॉन टी भी ले सकते हैं। डेल्टा जी अपॉन टी जो होता है वो क्या होता है आंसर इसका, माइनस एस होता है फ्रॉम द मैक्सवेल स्क्वायर से। तो इसका आंसर क्या होता है, माइनस एस। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो स्लोप है इसका जो स्लोप है वो इंट्रोपी हो रहा है। तो हमें इंट्रोपी देखना है कि किसका ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आपको पता ही होगा कि सॉलिड के केस में जो इंट्रोपी है, यहाँ पे सॉलिड के केस में जो इंट्रोपी होने वाला है वो क्या है, सबसे कम होता है। तो सबसे ज़्यादा डिक्रीज जो इंट्रोपी होगा वो गैस के केस में होगा, क्योंकि गैस का जो इंट्रोपी होता है सबसे ज़्यादा होता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा डिक्रीज किस में होने वाला है, माइनस साइन के साथ है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो जो हमारा जो ग्राफ है वो सबसे पहला फर्स्ट ग्राफ ही वो सेटिस्फाई करता है हमारे कंडीशन को। और बाकी के सारे ग्राफ आप देख सकते हैं यहाँ पे, बाकी के सारे ग्राफ में आप यहाँ पे देखेंगे तो गैस के लिए क्या है, स्लोप, यहाँ पे स्लोप क्या है आपका, पॉजिटिव है। यहाँ पे स्लोप जो आपका नेगेटिव स्लोप है। तो मोस्ट नेगेटिव स्लोप गैस के केस में यहाँ पे है, फिर उसके बाद लिक्विड के केस में है। और सेम टू सेम क्वेश्चन, ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल 2020 के एग्ज़ाम में, गेट एग्ज़ाम में आया था, जो कि हमें, तो ये सिमिलर क्वेश्चन है, बस उन्होंने थोड़ा सा चेंजेस किया था, वो ऐसा कुछ दिए थे उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन जो है वो सेम था, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं थे, बस उन्होंने ये पार्ट इंक्लूड कर दिया था। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, सिंपल। बाकी के सारे आप देख सकते हो, बाकी के सारे जो प्लॉट है उसमें आपको जो लिक्विड के लिए कांस्टेंट बोल दिया है, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो जो पोटेंशियल की हम बात की है, पोटेंशियल का मतलब होता है ये सारे, इसमें पोटेंशियल हमने डेल्टा जी को लिया, डेल्टा जी और अपॉन टी, तो उसका वैल्यू क्या होता है, माइनस एस। तो इसी से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। सो आपका जो आंसर होगा वो फर्स्ट ग्राफ होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दिया हुआ है आपको। आइस का मतलब, फ्यूजन का मतलब आइस आपका मेल्ट हो रहा है, तो दैट इज़ फ्यूज़न। और द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ, वाटर से हम वेपराइज कर रहे हैं वाटर को, तो ये आपका उसके लिए एंथैल्पी दिया हुआ है। और उसके बाद एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पूछा है आपको आइस का, तो ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। तो ये रहा आपका सोल्यूशन, सिंपल। तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि वाटर जो है, आइस जो है, आइस से कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में, तो उसके लिए ये दिया हुआ है। और एंट्रोपी, और वाटर से गैस में, वाटर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके लिए एंथैल्पी ये दिया हुआ है। तो टोटल पूछा हुआ है कि अगर हम सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करते हैं तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कितना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन मिल जाएगा। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन विल बी व्हाट, इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो दोनों का समीशन हो जाएगा 50.84 किलो जूल पर मोल। सो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपका क्वांटम केमिस्ट्री से है। तो इसमें आपको दिया हुआ है 2 वेव फंक्शन दिए गए हैं फॉर द एटॉमिक और हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए, और उसमें आपको पूछा है कि द एंगल बिटवीन दिस 2 वेव फंक्शन विल बी व्हाट। तो ये भी बहुत आसान है, सिंपल एक फॉर्मूला हमें बाय हार्ट करके रखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस देखने हैं, उनका कॉन्ट्रीब्यूशंस, ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है वो हमें ध्यान रखना है विद द साइन, और हमें एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है कि कॉस थीटा। तो सपोज मान लो हमारे पास ये वेव फंक्शन है, दूसरा वेव फंक्शन है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल करे, दूसरे के लिए ये, तो दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है, ऑर्बिटल कोएफिशिएंट्स हैं, तो जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं हम क्या करेंगे, उसका हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन सेकंड वाले जो वेव फंक्शन है उसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाला कोएफिशिएंट सेकंड वाले से, और थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करके सबका समेशन कर देंगे। उसके बाद फर्स्ट वाले का हम क्या करेंगे, उसका मॉडुलस निकालेंगे, और सेकंड वाले वेव फंक्शन का भी मॉडुलस निकालेंगे कोएफिशिएंट से, तो इसका स्क्वायर ऑफ मॉडुलस। तो
आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली जो आंसर मिलने वाला है वो है आपका डिग्री में, तो कॉस थीटा है तो कॉस इन्वर्स लेंगे वैल्यू और आपको 166.7, तो गेट में इसका जल्दी आंसर दिया गया था, कुछ रेंज अलग दिया गया था, जबकि ये सॉल्व करने पे ये मिल रहा है। तो आप चेक कर सकते हैं, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये फॉर्मूला में यूज़ करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका बोरॉन केमिस्ट्री से, दैट इज मेन ग्रुप केमिस्ट्री। तो इससे आपको क्या है, इसमें आपको दिया हुआ है कि BCl3 एंड NH4Cl वर हीटेड एट 140 डिग्री टू गिव कंपाउंड X। तो हमने क्या किया कि ये दोनों कंपाउंड को हीट किया और हमें X मिल रहा है। X को हमने क्या किया, ट्रीट किया सोडियम बोरोहाइड्रेट से, तो हमें मिल रहा है Y। तो हमें X और Y को आइडेंटिफाई करना है। तो बहुत ही सिंपल है, जल्दी ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम इसको ऑर्गेनिक जैसा कंसिडर करेंगे तो बहुत ही आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे BCl3 और NH4Cl क्या है आपका, एक इससे आपको अमोनिया प्लस HCl मिलता है, ठीक है। तो ये अमोनिया हमारा अमोनिया का एक सोर्स है, अमोनिया और BCl3 का इलेक्ट्रोफिलिक बोरॉन होता है यहाँ पे। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो अगर हम अटैक करेंगे यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे तो Cl अगर बाहर निकल गया तो सिंपल हमें एक बॉन्ड मिलेगा यहाँ पे, BN बॉन्ड मिल जाएगा यहाँ से, और Cl जो घूम रहा है आपका वहाँ से H प्रोटॉन ले लेगा, तो आपको एक ऐसा मॉलिक्यूल मिलेगा यहाँ, ठीक है। फिर अगेन क्या होगा, एक और Cl हम निकालेंगे, सेकेंड मोल ऑफ अमोनिया लेंगे तो यहाँ से Cl निकल जाएगा, तो आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है कंपाउंड। फिर अगेन क्या होगा, अब ये जो है सेकंड मोल ऑफ BCl3 पर अटैक करेगा, इसमें से एक Cl निकालेगा, फिर उसके बाद उसी तरीके से दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल आएंगे, वो दूसरा Cl क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। तो इस तरीके से चैन मिलते जाएगा, आपको एक कंपाउंड मिलते जाएगा, तो आपको एक ऐसा कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। अब ये जो है फाइनली क्या होगा, आपको फाइनली आपके पास यहाँ पे 2 Cl हैं। अब यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा BCl2 पे, तो यहाँ पे ये Cl निकल जाएगा और आपको एक ऐसा रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये जो रहेगा आपका ये कंपाउंड, दिस विल बी द X। तो इसके लिए आपको जो फॉर्मूला दिया हुआ है B3N3H3Cl3 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अभी इसी कंपाउंड को हमें क्या करना है, सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करना है। तो सिंपल आपको पता ही होगा कि बोरोहाइड्रेट क्या होता है, हाइड्रेट क्या है, इसके पास न्यूक्लियोफाइल होता है, तो इसमें भी जो Cl बचा है वो Cl निकल जाएगा। तो सिंपल रिडक्शन ऑफ दिस कंपाउंड होने वाला है। तो यहाँ पे रिडक्शन होगा तो आपको बोराजाइन मिलेगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर A विल बी व्हाट, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द ऑप्शन नंबर A। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही स्मॉल छोटा सा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ये 2 मार्क्स के लिए पूछा है, जबकि तो क्वेश्चन नंबर 37 में आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट पूछा है फॉर द गिवन टर्म। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल एक फॉर्मूला है छोटा सा, उसको हमें याद रखना है। तो आपको पूछा हुआ है कि जीवन टर्म के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या होता है, 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी इंटू 2l+1। तो 2l+1 के लिए हमें l की वैल्यू निकालना पड़ेगा, और 2s+1 की वैल्यू ऑलरेडी टर्म में दी गई है। तो इससे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें l की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी, क्योंकि g के लिए आपको l की वैल्यू क्या होती है, 4 मिलती है। तो हमें क्या होगा, या l की वैल्यू यहाँ से पुटअप करेंगे, 4×2z+1 9। तो हमें जो माइक्रो स्टेट्स मिलने वाला है वो 9 मिलने वाला है, ठीक है। तो ये रहा माइक्रो स्टेट्स जो होगा वो 9 मिलेगा। जल्दी हमें किसी भी टर्म के लिए जल्दी नहीं पूछा था, हमें जल्दी जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट पूछते हैं वो किसी भी ऑर्बिटल के लिए पूछते हैं। तो यहाँ पे आपको टर्म दिया हुआ है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है NMR से, द सेट ऑफ प्रोटॉन अंडरलाइंड इन द methoxy propane that would exhibit the different splitting pattern in the
high 500 मेगाहर्ट्ज़ एंड एट लो 60 मेगाहर्ट्ज़ फील्ड इन द NMR। तो आपको NMR के अलग अलग फील्ड में आपको कौन सा प्रोटॉन जो होगा वो डिफरेंट स्प्लिटिंग पैटर्न देगा, वो पूछा हुआ है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि ऐसा कोई प्रोटॉन हो जो क्या हो, बहुत ही ज़्यादा पीक दे रहा है, और वो क्या है, उसका जो कपलिंग उसमें है, कपलिंग कांस्टेंट बहुत ही उसमें पता नहीं चल रहा है हमें, ठीक है, डिफरेंस नहीं पता चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, लो फील्ड अगर हम रखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट का जो फील्ड रखेंगे लो अगर रखेंगे तो हमें वो कपलिंग कांस्टेंट नहीं पता चल जाता है। लेकिन जैसे हमने क्या किया, उसको इंक्रीज़ किया उसका मेगाहर्ट्ज़, तो हमें जो सारे के सारे पीक है वो प्रॉपरली विजुअल हो जाते हैं, दिखने लगते हैं। तो ये तो इस तरीके से आपको, तो NMR में आपको यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि जल्दी, अगर हम 500 मेगाहर्ट्ज़ की बात करते हैं तो इसमें आपको ये वाला जो पीक है बी के केस में, बी वाला प्रोटॉन है इसमें, तो बी वाला जो प्रोटॉन है आपका, ये जो प्रोटॉन है ये मल्टीप्लेट देता है, क्योंकि यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे अगर हम n+1 रूल अप्लाई करते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सेक्सटेट मिलेगा। तो सेक्सटेट जो होता है न, जल्दी अगर 60 मेगाहर्ट्ज़ पे देखेंगे तो ये बहुत ही क्या रहेगा, लिंक रहेगा, तो इससे हमें कपलिंग कांस्टेंट नहीं फाइंड आउट कर सकते। लेकिन जैसे ही हमने 500 मेगाहर्ट्ज़ अप्लाई किया, हमने जैसे ही मेगाहर्ट्ज़ इंस्ट्रूमेंट का अप्लाई किया, तो ये सारे के सारे पीक सेपरेट हो जाएंगे। तो जो मल्टीप्लेट है वो हमें प्रॉपर एक दिखने लगेगा। तो सो दैट्स वाई हम इस प्रोटॉन को हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जबकि हम इसकी बात करेंगे तो ये तो ट्रिपलेट देने वाला है, और ये भी क्या ट्रिपलेट देने वाला है, और ये भी ट्रिपलेट देने वाला है। तो ये तो आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोटॉन को हम आइडेंटिफाई सिर्फ ये दोनों फील्ड के अगर हम चेंज करेंगे तभी हमें पता चलेगा, ठीक है। तो जल्दी ये जो केस होता है वो मल्टीप्लेट केस में होता है, ताकि हम इजीली जो सेपरेशन ऑफ द ईच एंड एवरी पीक हम उसको विजुअलाइज कर सकें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट है आपका, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमॉन्ग द फॉलोइंग द कॉम्प्लेक्स दैट वुड सो स्ट्रॉन्ग JTD। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का एक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। तो सारे के सारे एक्वा कॉम्प्लेक्स है। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। एक्वा कॉम्प्लेक्स है तो इसमें आपको, तो देखिए हमें कभी भी अगर आपके पास अगर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन स्ट्रॉन्ग पूछा है, दैट इज़ स्टैटिक पूछा हुआ है, स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पूछा हुआ है, तो उस केस में हमेशा क्या होना चाहिए कि EG आपका अनसिमेट्रिकली फील्ड होना चाहिए। और अगर वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पूछा है, मीन्स आपको डायनामिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पूछा हुआ है। स्टैटिक्स मतलब, डायनामिक मतलब क्या हो सकता है कि आपका जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है बहुत ही वीक है। तो इस केस में अगर हम क्रोमियम 2+ की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको D4 कॉन्फ़िगरेशन है और इसको हम फिल करेंगे लाइक दिस। तो हमारा EG जो होगा वो अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा। तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन मिलने वाला है। जबकि सारे केस में क्या होगा, यहाँ पे टाइटेनियम 3+ के केस में आपको क्या है, D2 मिलेगा, जो क्या है आपका अनसिमेट्रिकली फील्ड है ये भी। उसके बाद D7 के केस में आपका अगेन क्या है, आपका ये अनसिमेट्रिकली फील्ड है, ठीक है। उसके बाद ये D6 के केस में भी आपका ये अनसिमेट्रिकली फील्ड है। तो ये सारे केस में आपको वीक JTD मिलेगा, दैट इज़ डायनेमिक JTD मिलने वाला है। लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग JTD कब मिलेगा, जब आपका EG जो ऑर्बिटल है वो अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा। तो आपको जो ऑप्शन मिलने वाला है, दैट इज़ आपका जो आंसर होगा वो फर्स्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी व्हाट, करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, तो 39 का आंसर क्या है, अमॉन्ग द फॉलोइंग द मेटल कार्बोनिल, उसका फ्रीक्वेंसी आपको ऑर्डर पूछा हुआ है। जल्दी फ्रीक्वेंसी इसमें हाईएस्ट किसका होगा वो ये पूछा हुआ है। तो अगर आपने देखा होगा कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मेटल कार्बोनिल में, अगर हमने किसी मेटल के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया तो बैक बॉन्डिंग होता है, और आपका जो फ्रीक्वेंसी है
कार्बोनिल की फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर जैसे ही मेटल के ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम किया तो अपने आप जो है, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेटल पे ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। इस केस तो सबसे कम कहाँ पे है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे। तो इस केस में क्या होने वाला है, आपका जो फ्रिक्वेंसी है, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस कार्बोनिल क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है, दैट इज़ हाईएस्ट होने वाला है इस केस में। तो ये आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिए कि अगर आपके पास कोई भी मेटल कार्बोनिल है या कॉम्प्लेक्स, तो उसमें आपको कार्बोनिल की फ्रिक्वेंसी अगर पूछा है तो आप सबसे पहले ये देखिए कि उसमें मेटल के ऊपर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ठीक है। तो कार्बोनिल यहाँ पे क्या है आपका, ये न्यूट्रल लिगेंड है, यहाँ पे कुछ इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, तो हम सिंपली क्या देखेंगे, मेटल के ऊपर ही चार्ज होगा, जो भी होगा चार्ज। तो यहाँ पे मेटल के ऊपर, यहाँ पे फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है उसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम है, दैट इज़ वहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। बाकी के सारे केस में बैक बॉन्डिंग हो सकता है। तो इसके लिए क्या होगा यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया तो अपने आप इसका जो कार्बोनिल बॉन्ड ऑर्डर है जो वो क्या होने वाला है, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिलेगा, तो दैट इज़ वहाँ पे क्या होने वाला है, आपका जो CO फ्रिक्वेंसी है वो क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। तो इस केस में क्या है, बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, तो आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है फर्स्ट, मैंगनीज का जो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है वो क्या है आपका, दैट इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन है एक, कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ फॉर द गिवन कंपाउंड्स, गिवन कॉम्प्लेक्स। तो हमें क्या करना है इसमें कि एक आपका एक अलग अलग लिगेंड से टिटेनियम कॉम्प्लेक्स है, तो जिसमें हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा है। तो जब भी स्टेबिलिटी की बात आती है तो हमें सबसे पहले थर्मल स्टेबिलिटी की बात करती है, तो उसमें हमें सबसे पहले देखना है कि कहाँ पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन पॉसिबल है। तो जहाँ पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन पॉसिबल है दैट मीन्स वहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाने वाली है, क्योंकि वहाँ पे बीटा हाइड्राइड बहुत ही जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा थर्मली। तो इस केस में हमें सबसे पहले ढूंढना है कि सब कहाँ पे बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए आपको जो फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। लेकिन वो कैसे होगा, देखिए सबसे पहले जो दिया है उसमें ऑप्शन में ऐसा मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो यहाँ पे और यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल भी यहाँ पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होने वाला ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें ये मॉलिक्यूल, तो इसमें तो बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे तो होगा ही नहीं। जो इथाइल लिगेंड है इसके पास बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होने वाला है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। तो सबसे लीस्ट स्टेबल क्या होने वाला है, ये होने वाला है, तो ये बहुत ही जल्दी। उसके बाद आपका जो सबसे हिंड्रेंस जो कंपाउंड है वो सबसे मोस्ट स्टेबल होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। सबसे लीस्ट स्टेबल कौन होगा, ये। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ से तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन की, तो जो ऑर्डर होगा वो सबसे ज़्यादा फर्स्ट वाला स्टेबल होगा। डी के केस में हमारा आंसर सही होने वाला है, ठीक है। ये ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे अगर स्टेरिकली हिंड्रेड कंपाउंड है तो जनरली वो इस केस में यहाँ पे तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो भी नहीं सकता किसी भी हालत में। तो जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाता है तो वहाँ पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन थोड़ा सा नहीं होता, यहाँ पे दिखना है हमें। तो इसके लिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होने वाला है, और इथाइल वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो रहा है और यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ठीक है।
तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डिनल कंपाउंड से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा है कि हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किस में होने वाला है। तो मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे निकालते हैं, स्पिन ओनली हो तो हम जल्दी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते हैं, तो हम कॉम्प्लेक्स में देखते हैं कि कहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे ही आपका क्या होगा, आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा होने वाला है। तो अगर हम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स है ये। तो इस केस में तो बहुत ही ज़्यादा ये क्या होगा, ये वो इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है वो क्या होती है, ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ही लिस्ट होती है, क्योंकि ये क्या होते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जनरली क्या होते हैं, स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। तो मोस्ट स्प्लिटिंग की वजह से सारे के सारे पेयर्ड हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम जब इन तीनों कॉम्प्लेक्स की बात करते हो तो यहाँ पे आपको Fe6 3 माइनस में ये क्या आपका D5 का केस है और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये पेयर्ड होने के बाद 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और इस केस में कॉपर वाले केस में आपको कॉपर 2+ है तो यहाँ पे D9 है, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दोनों के केस में क्या होगा, सेम हो रहा है। थर्ड वाले केस में यहाँ फोर्थ वाले केस में यहाँ पे क्या कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोबाल्ट 3+ के केस में। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, दोनों सेम हो गए। तो अब इस केस में हमें क्या करना है कि मैग्नेटिक मोमेंट को अगर हमें चेक करना है तो अगर सेम आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसके बाद हमें चेक करना है कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कहाँ पे होने वाला है। तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा जो T2G ऑर्बिटल है वो क्या होना चाहिए, अनसिमेट्रिकली फील्ड होना चाहिए। तो T2G ऑर्बिटल जो है इन दोनों में यहाँ पे क्या है आपका सिमेट्रिकली फील्ड है और इस केस में क्या है आपका अनसिमेट्रिकली फील्ड है। तो जो हमारा आंसर होने वाला है वो सेकंड आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर है दिस विल बी द करेक्ट। तो ये आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको याद रख लेना है। तो गेट जनरली कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, तो आप इतना याद रखिए कि गेट के सारे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको नेट बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइनल से। तो आपको पूछा हुआ है कि MnCr2O4 केस में आपको स्पाइनल का आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए स्पाइनल के केस में हमेशा याद रखिए कि जो आयरन का केस होता है और कोबाल्ट का केस होता है और कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स है जो एक्सेप्शंस हैं वो याद रखिए आप। तो यहाँ पे इस केस में आपको क्या देखना है कि Mn2+ और तो जनरली होता क्या है कि आप अगर इसको कंपेयर करेंगे तो इसको आप देखेंगे तो ये क्या हो सकता है, अगर ये नॉर्मल स्पाइनल कब होगा, जब Mn2+ होगा और Cr3+, ठीक है, तो ये नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अगर हम बोल सकते हैं कि अगर ये इसमें से एक उठ के ऐसा यहाँ पे चल जाए टेट्राहेड्रल वॉइड में चला जाएगा तो वो इन्वर्स हो जाता है। तो हम उस केस में हमें देखेंगे CFSC किसका ज़्यादा है। तो CFSC अगर आपका टेट्राहेड्रल वॉइड में या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में हम बात करेंगे C3+ का, अगर जो भी आपका 3+ वाला जो आयन्स है अगर वो क्या होगा, ज़्यादा होता है ट्राई पॉजिटिव मेटल का, तो वो हमेशा नॉर्मल स्पाइनल होता है। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें नहीं पता चले तो सबसे पहले CFSC फाइंड आउट कर सकते हैं सारे कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। Cr तो जल्दी हमें Mn2+ का पहले सबसे पहले निकालना चाहिए, Mn2+ का और Cr3+ का। तो ऑब्वियसली आपका जो Cr3+ है उसका जो CFSC है वो क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। और जो D5 केस है Mn2 वो 0 है, इसका मतलब ये आपका नॉर्मल स्पाइनल होने वाला है, ठीक है। तो इस केस में अब हमें ये देखना है कि जो CFSC है वो कितना हो रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल स्पाइनल हो गया हमारा, क्योंकि जो ट्राई पॉजिटिव है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जा रहा है और जो डाई पॉजिटिव है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जा रहा है। अब उसके बाद हमें जो वैल्यू दी है, हमारा यहाँ पे जो आंसर CFSC आया -12 DQ आया, लेकिन जो ऑप्शंस में दिया हुआ है आपको 12 DQ नहीं दिया, 24 DQ। तो क्रोमियम के अगर यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो एक क्रोमियम के लिए आपको कितना मिला है CFSC 12 DQ माइनस, तो 2 के लिए कितना होगा -24 DQ। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है, वो याद रख लेना है आपको।
तो यहाँ पे क्या आएगा 24 DQ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नॉर्मल स्पाइनल होगा और आपका -24 DQ आपका आंसर CFSC का होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक बायो इनऑर्गेनिक से। तो इसके लिए तो आपको याद रख लेना है कि स्ट्रक्चर्स जितने भी आपके बायो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे क्लोरोफिल हो गया और उसके बाद हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, तो ये सब के स्ट्रक्चर याद हो जाना चाहिए। तो आपको इसमें तो आपको उसी से बेस पे एक क्वेश्चन है कि Mg2+ इज प्रिफर्ड इन द फोटोसिंथेसिस बाय क्लोरोफिल बिकॉज। तो ये तो जनरली ये बाय हार्ट करने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें इसका जो आंसर होने वाला है वो इट हैज़ व्हाट, वीक स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। तो जो आपका ऑप्शन क्या है, बी होने वाला है क्योंकि इसमें Mg2+ है, इसमें आपका वीक स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्यों होता है, क्योंकि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जनरली आपका जनरली F ब्लॉक एलिमेंट में होता है, यहाँ पे होता नहीं, और D ब्लॉक में भी हो सकता है। तो इस केस में नहीं होता जनरली, तो इसके लिए आपका ये आंसर वीक स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैटालिसिस से 45 क्वेश्चन में आपको दिया है कि आपका मॉन्सेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस है, इसमें आपको HI का रोल पूछा है। तो जनरली आपको इसके लिए आपको इसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए, लेकिन अगर हमें थोड़ा भी ऑर्गेनिक का नॉलेज है तो भी हम बता सकते हैं कि HI का रोल क्या हो सकता है। तो अभी HI जो होता है वो HI क्या कर सकता है, HI जो है मिथेनॉल जो है आपका बच रहा है उसको क्या कर देगा, मिथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये उसका फंक्शन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक ऑर्गेनिक से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहता है कि आपको एक कंपाउंड दिया गया है और इससे आपको क्या करना है, हीट करना, और आपको एक कंपाउंड मिलता है। तो इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि इसमें जो इंटरमीडिएट होने वाला है वो क्या होने वाला है, और उसका जो मैकेनिज्म है वो कौन सा पाथ फॉलो करता है, 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक फॉलो करता है या 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक। सो लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें आपको थोड़ा सा पेरिसाइक्लिक भी पता होना चाहिए, थोड़ा मैकेनिज्म भी पता होना चाहिए। सो देखिए यहाँ से, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि कंपाउंड दिया हुआ है। अब देखिए कभी भी ऐसा कुछ रहे, अल्फ़ा डाइजो कीटोन अगर रहेगा तो जनरली ये क्या होता है, ये कीटीन फॉर्म होने का चांसेस यहाँ पे रहता है। तो कीटीन कैसे फॉर्म होगा, ये आपका N2 क्या है, लिविंग ग्रुप है। तो जैसे ही आपका किसी भी एटम पे क्या है नेगेटिव चार्ज भी है और उसी पे लिविंग ग्रुप भी है, तो वहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कार्बन जैसा फॉर्म होगा। अब कार्बन इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो ये क्या करेगा, जंप करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर यहाँ से जंप करेगा, तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे कीटीन का जनरेशन हो जाएगा। तो ये जब यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और ये जहाँ पे जंप करेगा तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। उसके बाद आपको ये जंप करने के बाद आपको एक कीटीन जैसा मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये आपका क्या है, कीटीन है, ठीक है। तो अब ये कीटीन क्या करेगा, कीटीन और ये आपने सुना होगा कि ये 2+2 यहाँ पे आपको जो हुआ है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि 2+2 होगा, लेकिन आपको यहाँ पे 2+2 नहीं होने वाला। यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हो कि ये कुछ जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको कोप जैसा दिख रहा है, ठीक है। जो कोप का रिएक्टेंट होता है ना, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या मिलने वाला है कि कोप रिएक्शन होने वाला है, दैट इज 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो जब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर होने वाला है वो जनरेशन ऑफ कीटीन एंड 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन क्या है, पेरिसाइक्लिक से ही है। 47 में क्या बोलता है कि द मेजर प्रोडक्ट एक्स एंड वाई फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस दिया हुआ है। तो इसमें आपको पूछा है, ये आपका एक डाइन दिया हुआ है, डाइनोफाइल दिया हुआ है, इसको हीट करना है हमें। अब इस सवाल ये उठता है कि इसमें सारे के सारे जो इसमें रिजिड सेलेक्टिविटी की बात किया हुआ है और स्टीरियो सेलेक्टिविटी की बात किया हुआ है, और उसके बाद इसमें रैनी निकल का फंक्शन क्या होता है ये हमें फाइंड आउट करना है। सो नाउ लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस क्वेश्चन।
सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो 4+2 साइक्लोएडेशन होने वाला है वो उसकी रेजियो सिलेक्टिविटी क्या है। तो रेजियो सिलेक्टिविटी मालूम होने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक सेंटर हमें देखना पड़ेगा कहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेंटर जनरेट है। तो अब अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे इस पोजीशन पे का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अगर हम डायनोफाइल में देखते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये दोनों का इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है, आसानी से। अब इसको पोलर फॉर्म में देख सकते हो। तो सिंपल आपका ये इसके साथ रिएक्शन होगा, फिर यहाँ पे ये जाएगा, ये इधर जाएगा, ये वापस से रिवर्स बैक हो जाएगा। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है। अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री सिलेक्टिविटी की बात करेंगे तो जो ये मिथाइल है और ये दोनों मिथाइल ग्रुप कहाँ आने वाले हैं, दोनों अबव द प्लेन या दोनों ट्रांस होने वाले हैं या सिस होने वाले, वो देख। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि अगर आपके पास डाइन है तो हम डाइन के ऊपर जस्ट क्या रखते हैं, या डाइन के नीचे भी रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर जस्ट यहाँ पे रख रहे हैं डाइनोफाइल को, और आपका कार्बोनिल कंपाउंड है ये, ठीक है, एस्टर है। तो ये क्या होगा, ड्यू टू द सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन ये क्या हो रहा है, एंडो प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। अब ये दोनों के दोनों जो होंगे हाइड्रोजन एक प्लेन में होने वाले हैं, ठीक है। अब बचा क्या ये, तो ये दोनों क्या होंगे, एक सिंगल प्लेन में होने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका एंडो सेलेक्टिविटी है और आपका स्टीरियो सेलेक्टिविटी भी सेम बता सकते हैं। तो जब हम इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे तो आपको इन दोनों का जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो अब इसके बाद आपको क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिल गया। अब ये प्रोडक्ट मिलने के बाद आपको क्या करना है, रैनी निकल दिया हो, तो रैनी निकल का जो फंक्शन होता है वो इसको हमें इस सल्फ़र और इसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोवाइड करने के लिए होता है। तो डिसल्फराइजेशन कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ से आपका ये सल्फ़र कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आपको यहाँ से आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो एक्स ये मिलेगा और ये वाई ये मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ व्हाट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48 क्या है आपका, रिएक्शन मैकेनिज्म से है, इंटरसाइक्लिक केमिस्ट्री से। तो इसमें आपको जनरल क्वेश्चन दिया हुआ है, बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे, आपको इसमें पूछा है कि जब हम मिथाइल आयोडाइड के साथ सिर्फ ट्रीट करते हैं तो एक्स जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, और अगर हम बेस और मिथाइल आयोडाइड लेते हैं तो क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मिथाइल आयोडाइड के जब हम बात करेंगे तो इस केस में क्या होना है, हमें क्या ढूंढना है कि न्यूक्लियोफिलिक, दोनों नाइट्रोजन में से न्यूक्लियोफिलिक कौन सा है वो हमें देखना है, क्योंकि प्रोडक्ट देख के हमें पता चल सकता है यहाँ पे कि न्यूक्लियोफिलिक फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखोगे तो इसमें इस नाइट्रोजन को न्यूक्लियोफिलिक बताया, फिर उसके बाद बी में इसको बताया न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, और इसमें आपको किसी में आपको यहाँ पे बताया न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका मैकेनिज्म क्या होने वाला है, स्मॉल। और उसके बाद अगर हम बेस के साथ करते तो अब बेस के लिए हमें देखना है कि यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन की सबसे ज़्यादा एसिडिटी कहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक प्रोटॉन जो है वो नाइट्रोजन के प्रेजेंट है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद। तो यहाँ पे अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं तो आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो याद रख लेना है आपको। तो अगर हम देखोगे ध्यान से तो यहाँ से आपको, अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में आपको अगर इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की हम बात करते हैं तो ये लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक नहीं है। लेकिन अगर हम इस पिरिडिन रिंग की बात करते हैं तो यहाँ से ये क्या है आपका प्योर न्यूक्लियोफिलिक, आपका क्या है ये नाइट्रोजन है। तो ये आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करके इसको रिलीज़ कर देगा। तो आपको जो आंसर मिल जाएगा वो एक्स ये मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की जब बात करेंगे, अगर हम बेस लेते हैं तो बेस क्या करेगा, सबसे पहले इस एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, फिर उसके बाद आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा ऑन द दिस सेंटर, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, निकल जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन दिस मिथाइल और ये आपका निकल जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, तो आपका एक्स क्या मिलेगा, एक्स के केस में आपका नाइट्रोजन में मिथाइल आएगा और वाई के केस में आपका पायरोल वाला रिंग जो है उसके नाइट्रोजन पे मिथाइल आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है ये कि पहले केस में आपका ये सॉल्ट मिला आयोडाइड, ठीक है, और दूसरे केस में पायरोल में क्या होगा, मिथिलेशन हुआ है
ठीक है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, आपको ये याद रख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेरीसाइक्लिक्स। देखिए दोस्तों, पेरीसाइक्लिक के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बस आपको ये याद रखना है कि पेरीसाइक्लिक को थरो करना है। सिस स्टिल्बिन दिया हुआ है आपको, और उसका ऑन द फोटोलाइसिस आपको क्या मिलेगा, एक्स का। देखिए हमें इसमें आपको अप्रोच कैसे करना है कि अगर आपको फर्स्ट प्रोडक्ट भी मिल जाए इसमें से, तो आपको सेकंड को आइडेंटिफाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो सिस स्टिल्बिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हमें पता होना चाहिए पहले। सबसे पहले देखिए ये जो दिया हुआ है वो ट्रांस स्टिल्बिन का स्ट्रक्चर दिया है। इसको हम क्या करेंगे, ये दोनों हाइड्रोजन को सिस कर देंगे तो सिस स्टिल्बिन हो जाएगा, ठीक है। अब उसका हमें फोटोलाइसिस करना है, तो देखते हैं उसका मैकेनिज्म क्या है। तो इसमें देखिए ये आपका सिस स्टिल्बिन है, ठीक है। तो ये आपका जो इसमें है आपके पास 4n+2 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आप देख सकते हैं रिंग में, अगर इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ करेंगे तो अब ये फोटोलाइसिस करेंगे, इसका मतलब अंडर द फोटोकेमिकल कंडीशन आपको क्या मिलेगा, 4n+2 कौन रोटेशन होने वाला है। कौन रोटेशन में क्या होता है, कौन रोटेशन में आपके दोनों के दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे, ट्रांस होंगे। तो एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन होगा तो एक बिलो द प्लेन होगा। तो ये आपका आंसर ये फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको फर्स्ट ऑप्शन में ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। उसके बाद सेकंड के लिए आयोडीन के साथ एयर ऑक्सीडेशन करना है। तो ये अगर जल्दी ये हमें पता भी नहीं है तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो इसमें आपको ये क्या मिलेगा, ये आपका एरोमेटाइजेशन हो जाएगा प्रॉपरली, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और वहाँ पे तो आप देखिए यहाँ पे पहले ही ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होने वाला है वो करेक्ट आंसर ये ए होने वाला है। इसमें आपको फर्स्ट प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करना है, सेकंड हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको क्या दिया हुआ, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज गिवन। तो आपको एक प्रोडक्ट इसका दिया हुआ है, ठीक है। आपको मैच करना है कि C13 NMR स्पेक्ट्रम विथ पीक दिस मच, आपको पीक आइडेंटिफाई करना है। तो कार्बन 13 के पीक आपको कितने टाइप के मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइप के पीक। आपको ऐसे कौन से कंपाउंड है जिसमें आपको 6 टाइप के पीक मिलते हैं वो देखना है, और आपको ये देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट होगा। तो जनरली क्या होता है, आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो मैकेनिज्म अप्रोच करो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपको NMR का यानी सारे जो ऑल द 4 मॉलिक्यूल सबके NMR देखना पड़ेगा आपको, C13 NMR। तो हम पहले क्या कर सकते हैं, मैकेनिज्म अप्रोच करते हैं सबसे पहले। तो मैकेनिज्म अप्रोच अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्या है आपका, ये अल्फा डाइजो कीटोन अगेन आया। तो इसमें मैंने बताया कि आपको कीटीन फॉर्मेशन होता है, सेम मैकेनिज्म है, वापस से रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है कि कीटीन मिलने वाला है। ऐसा कुछ सेम मैकेनिज्म जैसे हमने फॉलो किया था पहले भी, ठीक है। ये आने वाला है, उसके बाद कीटीन मिल जाएगा। कीटीन के बाद क्या होगा, कीटीन क्या है, कीटीन से हम मिथेनॉल को रेड करेंगे तो एस्टर मिलेगा। अब ये हमें प्रोडक्ट मिल गया तो हमें C13 NMR को डेटा में इंटरप्रेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर हमें मैकेनिज्म आता है तो। अगर हमें मैकेनिज्म नहीं आता है तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि इसमें से आपको क्या करेक्ट है। तो देखिए ये हमारा मिल जाएगा ऑप्शन नंबर C, तो हमें मिल गया मैकेनिज्म से। तो इसमें अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर C की, तो ऑप्शन नंबर C में आप जो डेटा दिया हुआ है 175, वो 75 किसके लिए होता है हमेशा, वो चलिए वो एस्टर के लिए होता है। तो एस्टर आपके 2 केसेस में दिया है, ठीक है। तो इसमें आपको 6 पीक एस्टर इस केस में दिया है, बाकी दो केस को आप नेगलेक्ट कर सकते हो आसानी से। अब ये दोनों केस में आप क्या करोगे कि एस्टर देखोगे, अब इसमें कितने पीक हैं, इसमें कितने कार्बन के पीक मिलेंगे आपको, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 1, ठीक है, यहाँ से 2, यहाँ पे 3 क्योंकि ये प्लेनर है। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 पीक मिल रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप NMR के थ्रू जाओगे तो आप रॉन्ग कर सकते हो, तो इसके लिए आपको मैकेनिज्म के थ्रू भी जाना पड़ेगा। तो इस केस में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको 6 पिक मिलेगा कि 1 2 3, ठीक है, 3 यहाँ पे मिल गया, 4 5
6, ठीक है। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51। तो 51 में आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है, तो आपको 2 मार्क्स में दिया हुआ है। तो इसमें आपको सिंपल जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो क्या करता है, इसका ऑक्सीडेशन करता है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, बाकी सारे सोल्यूशन आपको आसानी से आ जाएंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, तो आप ऑप्शन में भी देख सकते हो कि सब में डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो दैट इज़ एलिमिनेशन हुआ है। अब एलिमिनेशन किसका हो सकता है, इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे, तो छोटा सा इसका पार्ट है। अब इसमें जो एलिमिनेशन होगा वो सिस एलिमिनेशन होता है, सिन एलिमिनेशन है, वो हमें याद रखना है कि जब इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद ये दोनों ग्रुप क्या है, चले जाएंगे, सिन एलिमिनेशन हो जाएगा और आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। अब डबल बॉन्ड बनने के ओलिफिनेशन होने के बाद आपको ये जो पीएच है वो क्या है, ट्रांस है कि सी है, वो देखना है, वो आपको ड्रॉ करना है। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको ट्रांस मिल रहा है, दैट इज़ आपको जो भी मिलेगा वो ई आइसोमर मिलेगा, ई ओलिफिन मिलने वाला है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये सी वाला, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका है, आपका मैकेनिज्म से है, रिएक्शन मैकेनिज्म से। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि द मेजर प्रोडक्ट एक्स एंड वाई फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो आपको दिया हुआ है कि नाइट्रो कंपाउंड है और आपको बेस दिया हुआ है, तो उसका जब रिएक्शन हमने किया, ठीक है, अभी आपके पास ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, साइक्लोहेक्सेन है। तो इसमें आपको सबसे पहले अगर हमने रिएजेंट के थ्रू भी जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये बेस है, बेस पर क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन का अट्रैक्ट करेगा। तो एसिडिक प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक प्रोटॉन कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये वाला प्रोटॉन का अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और वो अटैक कहाँ पे करेगा, जहाँ पे उसको पॉजिटिव सेंटर मिलेगा। तो अल्फा बीटा एसिड में आप 4 पोजीशन क्या होता है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता है यहाँ पे, तो यहाँ पर अटैक करेगा। तो इसमें आप आसानी से ही ये 2 ऑप्शन दे कर सकते हो, सी एंड डी को आप क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपका जो सी और डी होगा वो आसानी से नेगलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे 1-2 एडिशन दिया हुआ है, 1-4 एडिशन दिया हुआ है, तो 1-4 एडिशन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका TiCl3। अब TiCl3H2O ये क्या है आपका, ये एक लुइस एसिड है। तो लुइस एसिड के प्रेजेंस में ये जल्दी होता है क्या आपका, एक नाइट्रो कंपाउंड का कन्वर्जन यहाँ पे कार्बोनिल में हुआ है। तो ये जनरली आपने देखा होगा कि ये बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज नेफ रिएक्शन। तो नेफ रिएक्शन यहाँ पे होने वाला है, नाइट्रो कंपाउंड टू कार्बोनिल। तो ये आपका छोटा सा मैकेनिज्म है जो आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, सबसे पहले बेस सब्सट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन को, फिर ये अटैक करेगा, ठीक है। और यहाँ से आपको ये याद रख लेना है, ठीक है। बेस ने क्या किया, प्रोटॉन को सब्सट्रैक्ट किया, उसके बाद यहाँ अटैक करने के बाद अभी आपको क्या है, इथेनॉल जो है वो इथेनॉल क्या करेगा, प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा। ये प्रोडक्ट मिलेगा X, इसे TiCl3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा। तो ये आपको नेफ रिएक्शन से ही मिलेगा और कोई रिएक्शन से नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नंबर 53 में आपको एक प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट है। तो प्रोटेक्शन में आपको पता होना चाहिए कि जो अमाइंस है का प्रोटेक्शन मालूम होना चाहिए, एसिड का प्रोटेक्शन मालूम होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिंपल। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो आप जल्दी ऑप्शंस में भी देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आप इसके थ्रू भी जा सकते हैं। तो देखिए मीथेन, यहाँ पे एसिड का कन्वर्जन आप मिथेनॉल के प्रेजेंस में, और तो कभी भी एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं तो एस्टर बनता है। तो जो भी एस्टर वाले कंपाउंड है वो ले लीजिए आप। तो इन दोनों केस में आपको एस्टर मिला है, यहाँ पर भी 3 में आपको एस्टर है, ठीक है। अब बात है उसके बाद एस्टरिफिकेशन होने के बाद क्या हो सकता है, अब CpZ है। तो CpZ आपको पता है कि फेमस है फॉर द अमाइन प्रोटेक्शन। इसमें अमाइन का प्रोटेक्शन कहाँ पे है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे। तो एस्टर कहाँ पे, ये अमाइन का प्रोटेक्शन यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें तो दोनों को दोनों प्रोटेक्ट कर दिया, ये तो रॉन्ग है, ये प्रोटेक्शन करना है आपको, ठीक है। तो आपका जो आंसर होने वाला है वो बी होने वाला है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ से। तो यहाँ पे आपको सिंपल सबसे पहले एस्टरिफिकेशन हुआ, एस्टरिफिकेशन होने के बाद क्या होगा, अमाइन का प्रोटेक्शन होगा। जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है वो क्या करेगा, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा,
तो आपका सिंपल प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 में आपको दिया हुआ है कि ये आपका वुडवर्ड फाइजर्स रूल का एक सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें आपको सारी डेटा दी गई है, आपको बेस वैल्यू दिया है यहाँ से, और आपको डाइन दिया है 1,3-ब्यूटाडाइन दिया हुआ है, उसमें एक्सटेंशन भी दिया हुआ है। तो इससे आपको क्या करना है, एक्सोसाइक्लिक का जो बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है उसका जो वैल्यू होती है वो 5 होती है, +5 ऐड करना है इसमें। इसमें सारी की सारी वैल्यू दी गई है, हमें सिर्फ क्या कर लेना है, सिर्फ हमें ऐड करके दिखाना है। ठीक है, तो ये तो सिंपल जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आपके लिए दिया है। तो सिर्फ आप क्या करिए, डेटा रखिए और उसको देखिए। तो इसमें आपको देखिए सबसे पहले बेस वैल्यू क्या होती है, जो डाइन होता है 217 होता है बेस वैल्यू। तो नॉर्मल डाइन का जो बेस वैल्यू है वो 217 दिया हुआ है। उसके बाद एडिशनल कॉन्जुगेशन जब होता है तो उसमें हम 30 ऐड करते हैं। उसके बाद कोई अल्काइल ग्रुप अगर है तो अल्काइल ग्रुप कितने हैं इसमें आप देख सकते हो, इसमें टोटल अल्काइल ग्रुप 4 है। 4 कैसे मिलेगा आपको, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है, और एक यहाँ पे। टोटल अल्काइल ग्रुप कितने मिलने वाले, 4 मिलने वाले। तो आपको 4 अल्काइल ग्रुप है, इसके लिए 4 5 ज़ा 20। उसके बाद 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। एक्सोसाइक्लिक का मतलब क्या, बाहर है आपका, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है और ये एक्सोसाइक्लिक। कितने टोटल एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, 3। तो उसके लिए एक के लिए हमें +5 लेना है। तो टोटल 3 है, तो 3 5 ज़ा 15। अभी हमें क्या करना है, टोटल को ऐड करना है और हमारा आंसर आ जाएगा 282 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन। तो आपको दिया हुआ है एम्बाइजेड वैल्यू फाइंड आउट करना है फॉर द फ्रेगमेंट बाय यूजिंग मैकलैफर्टी रीअरेंजमेंट। तो आपको ये दिया हुआ है नाइट्राइल। तो मैकलैफर्टी में होता है क्या, आपको गैमा क्या होता है, गैमा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्शन होता है। मतलब गैमा का जो होता है वो गैमा बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक होता है। तो इसके लिए हमें इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली ड्रॉ करके इसका गैमा का क्या करना है, ब्रेकिंग करना है। तो देखिए ये नाइट्राइल है, अल्फा बीटा गैमा। तो गैमा पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो गैमा का हाइड्रोजन क्या होगा, ब्रेक होगा और आपको ऐसा कुछ मिलेगा कंपाउंड। तो एम्बाइजेड वैल्यू पूछा है, तो एम्बाइजेड वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 41 मिलेगा। ठीक है, नाइट्रोजन 14 12, ठीक है, तो 2 सबको ऐड करके हमें 41 मिलने वाला। तो इस तरीके से हमारा जो है ये आपका सीरीज़ हो गया 2014 का जो है वो फिनिश हो गया। तो ये आपका एनईटी टाइप क्वेश्चन था, ठीक है। और इसके पहले ये भी जो था वो क्या था, आपका एनईटी टाइप क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारा क्वेश्चन पेपर एंड होता है। तो आई होप दैट यू विल लाइक दिस वीडियो। तो इस मॉड्यूल में हमने जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे 2014 के, हमने इसको सॉल्व किया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूँ। नेक्स्ट जो सीरीज़ होगा वो 2015 के लिए होगा। तो मैं क्या करने वाला, सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो नेट के हो, चाहे गेट के हो, चाहे वो एग्जाम को, मैं 1 बाय 1 सॉल्व करने वाला हूँ। तो प्लीज़ गाइस डू वॉच दिस फॉर द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको नए नए कॉन्सेप्ट मिलते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट क्या होते हैं रिपीट होते रहते हैं। तो हमेशा आप याद रखिए कि कॉन्सेप्ट को लेके चलिए, क्योंकि क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होते, कॉन्सेप्ट रिपीट हमेशा होते हैं। तो आप क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। पढ़ने के लिए आपको भी टाइम देना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको टाइम देना चाहिए। तो आई होप दैट योर प्रिपरेशन इज़ गोइंग वेल। तो आप लॉकडाउन में आप सिंपल कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, जो टाइम का यूटिलाइज़ कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't